ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। और हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, बट हाँ उससे पहले जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और लाइक शेयर भी कर दें, ताकि मोटिवेशन जो है वो बनी रहनी चाहिए। ठीक है, ओके। सो आज हमें अपने जर्नी इनटू द एटम के क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 पे, जो कि है इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, व्हाई डू दे नॉट फ्लाई अवे फ्रॉम द एटम। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब ये है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन ये बोला है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं आपके इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, यहाँ से उड़ के क्यों नहीं चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये समझे तो हमें पता है जो आपका न्यूक्लियस है, जो कि आपका ये अंदर वाला हिस्सा है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और हमें ये भी पता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं नेगेटिवली चार्ज। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच में जो जो एक फोर्स है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में होती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही फोर्स है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की ओर जो है खींच कर रखती है, या अट्रैक्ट या फिर पुल करके रखेगी। ठीक है, अब इस अट्रैक्शन की वजह से ही आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मूव करेंगे और वो यहाँ से उड़ नहीं जाएंगे। ठीक है, सो अगर आप यही पॉइंट्स याद करके अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, सो याद रखना है कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी अट्रैक्शन की वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर नहीं उड़ के जाते, और वो जो है पुल्ड रहेंगे। या कौन उनको पुल करेगा अपनी ओर, जो आपके पॉजिटिव चार्ज है इनसाइड योर न्यूक्लियस, वो उनको अपनी ओर पुल करके रखते हैं। ठीक है, होप ये 6 क्वेश्चन जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ योर, देखो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन में आपके पास एक असर्शन और एक रीज़न है, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स होती हैं, और उसको देख के हमने इन चारों में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, बट दोनों ही स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बोला, यहाँ बोला है जब आपके एटम के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई, ठीक है, या जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब डिस्कवरी हुई, तो उन्होंने ही हमें हेल्प किया क्या जानने के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर जानने के लिए। तो देखिए ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। अब कहा है कि इसका रीज़न, ठीक है, रीज़न कहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं प्रोटॉन्स के। ठीक है, देखिए ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बट ये रीज़न कहीं से भी नहीं है आपके पहली वाली स्टेटमेंट का। ठीक है, तो अगर दोनों ही स्टेटमेंट सही है बट रीज़न इज़ नॉट द एक्चुअल रीज़न ऑफ योर असर्शन, तो आपने चूज़ करना होता है दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट यही चीज़ बोलती है, ठीक है, कि आपका असर्शन एंड रीज़न दोनों ही सही है, बट रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक मैग्नीशियम एटम दिया हुआ है, उसका मास नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया है, आपको निकालना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम प्रोटॉन्स को निकालें तो हमें एक चीज़ पता है, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वही एक्चुअली में आपका क्या होता है, दैट इज़ योर प्रोटॉन्स। या जितने आपके प्रोटॉन होते हैं उतने आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी। तो हम बोल सकते हैं कि आपके प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, डायरेक्टली 12। ठीक है, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा मास नंबर माइनस, देखो एटॉमिक नंबर अगर आपको याद नहीं भी है तो एक फॉर्मूला है, दैट इज़ मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन्स आपने ऊपर निकाले हुए हैं, तो आप क्या करोगे, आपका जो मास नंबर है उसमें से आप प्रोटॉन्स को माइनस करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वही होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स, या वही होते हैं आपके प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास कितने हो जाएंगे, दैट इज़ योर 12। ठीक है, अब अगर हमें इसको अरेंज करना है तो आपको पता ही होगा अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एन एटम, अगर 12 एटॉमिक नंबर है तो सबसे पहले शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद नेक्स्ट शेल में जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6
7 8, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है, तो दूसरे में आपके कितने चले जाएंगे 8, और लास्ट में क्योंकि 8 + 2 हो जाएगा 10, तो लास्ट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिर्फ 2। ठीक है। अब ऐसे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखनी है वो क्या हो जाएगा आपका, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट शेल में कितने हो जाएंगे 2। तो इस डायग्राम को ना देखें, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर बना के बताऊँ तो अगर ये मैग्नीशियम है, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे वाले शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। ठीक है। सो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके मैग्नीशियम की। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें ABCD पार्ट से रखे हैं, हमें इनके बारे में बताना है। ठीक है। जैसे इनका नाम, सिंबल क्या है। ठीक है। अब आप पहचानेंगे कैसे, तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, राइट। अब देखिए जो सबसे पहला फिगर है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3। अब याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि क्या, दैट मीन्स इट हैज़ एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 3 एटॉमिक नंबर है। ठीक है। और किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 है, तो वेरी गुड, दैट इज़ लिथियम। देन सिंबल क्या है इसका, Li। ओके, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से गिन के पता चल रहे हैं, तो वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, तो ये याद रखना है, वैलेंस मतलब जो सबसे बाहर वाला शेल है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो सबसे पहले फिगर में हमें क्या दिख रहा है, सबसे बाहर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा 1। अब वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी को आप लोग समझोगे। जो वैलेंसी है, अगर उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, तो वैलेंसी का मतलब होता है दैट इज़ योर, जो आपका वैलेंसी है, ठीक है, जो आपका वैलेंसी है, वैलेंसी होता है आपका कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है। योर एटम की क्या होती है, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। अब इसका मतलब ये है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है स्टेबल होने के लिए। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्टेबल, स्टेबल का मतलब है कोई भी जो आपका एलिमेंट है वो तब स्टेबल होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। अब देखो 8 या आप बोल सकते हो 2, है ना, जो सबसे पहला शेल उसमें कितने, 2। तो अगर उसमें सिर्फ 2 ही शेल्स हैं, जैसे लिथियम के केस में, तो हम देख सकते हैं सबसे बाहर वाला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। तो अगर ये 1 दे दे, ठीक है, तो इसके पास बचेगा सिर्फ 1 शेल, और इस पहले वाले शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ही चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसने खुद को स्टेबल करने के लिए क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, सो कंबाइनिंग कैपेसिटी हो जाएगी 1। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी लिथियम की, दैट इज़ योर 1। ठीक है। अब प्रोटॉन का क्या नंबर है, तो वी नो जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही आपके पास क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन। ठीक है। तो आपके प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, ये हमें बताया कि एटॉमिक नंबर जो होता है वही होता है आपका प्रोटॉन। तो अब एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा, तो प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 3, और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज़ अगेन 3। ओके। सो चलते हैं अपने बी फिगर पे। मैं 2 समझाऊंगी, फिर आप बाकी जो है एक बार खुद ट्राई कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। बी समझा देती हूँ। अगेन बी में अगर हम काउंट करें तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये गलती से बन गया। ठीक है। नाउ वी हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6। 6 एटॉमिक नंबर किसका है, दैट इज़ ऑफ योर कार्बन। वेरी गुड। ठीक है। कार्बन का सिंबल क्या हो जाएगा, दैट इज़ योर C। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं उसमें, 6, हमने गिन ही लिया अभी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4। वैलेंसी क्या हो जाएगी, अब ये क्या कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आपका जो भी एटम है, कितने शेयर कर सकता है, तो इट इज़ 4। ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। प्रोटॉन का नंबर क्या, तो अभी बताया था जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो ऑब्वियसली 6। और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, वो भी आ जाएगा 6। ठीक है। सो C और D पार्ट मैं आपको देती हूँ होमवर्क, और इन केस कि आपको इसमें कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने 10th क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है व्हाई डिड रुदरफोर्ड्स मॉडल फेल बट बोर्स मॉडल सक्सीड। ठीक है, हमें तो पता है कि रुदरफोर्ड का जो है देयर वाज ड्रॉबैक, तो देख लेते हैं क्यों फेल हुआ। तो हमें पता है कि उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, है ना, जस्ट एक चार्ज पार्टिकल की तरह, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर हम एक क्लासिक फिजिक्स की थ्योरी देखें तो वो ये बोलता है जब भी आपका कोई चार्ज किसी भी किसी भी, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब वो घूमेगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, लूज़ करेगा अपनी एनर्जी। ठीक है, और जैसे ही लूज़ करेगा एनर्जी, तो पहले जितनी ज़्यादा एनर्जी थी सर्कल उतना बड़ा हुआ, अब एनर्जी कम हुई तो सर्कल थोड़ा सा और कम होगा, एनर्जी और कम तो सर्कल और कम, और ऐसे कम होते होते आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाके टकरा जाएगा, आपके न्यूक्लियस के साथ, राइट। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा तो दैट मीन्स आपका जो एटम है वो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। बट ये तो सच है नहीं, क्योंकि जो आपका एटम है वो स्टेबल है, तभी तो हम सब हैं, तभी तो यूनिवर्स है। ओके, सो इसको जो है सही किया किसने, बोर ने। तो बोर क्यों हुआ सक्सीड, क्योंकि उन्होंने ये बोला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप बिल्कुल सही है, वो रिवॉल्व तो कर रहे हैं बट वहाँ पे क्या है, दे आर फिक्स्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, अब इन ऑर्बिट्स की अपनी क्या होती है, अपनी एनर्जी होती है, और जो भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है जब वो इन ऑर्बिट्स में मूव करेगा तो वो कोई एनर्जी जो है वो लूज़ नहीं करेगा। ओके, और जब अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करेगा तो ऑब्वियसली जो आपके न्यूक्लियस से नहीं टकराएगा। और उन्होंने प्रूव कर दिया कि कैसे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल हैं, तो वो कंसेप्ट लेके आए थे फिक्स्ड ऑर्बिट्स का, राइट, कि जो ऑर्बिट्स हैं वो फिक्स्ड हैं और अपनी खुद की उनकी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो ऐसे जो आपका एटम है वो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो यही एक जो हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक था रुदरफोर्ड का, इसको जो है बताया किसने, बोर ने इस मॉडल को बताया। ठीक है, और कैसे स्टेबल है हमारा एटम वो हमें बोर के मॉडल से पता चलता है। ठीक है, सो ये इसका मेन पॉइंट था, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो वी आर एट आवर क्वेश्चन 11। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक एटम का नाम नहीं है हमारे पास, बट हमें बोला है एक एटम है एक्स, और जब आपके पास ऊपर कोई नंबर होता है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको जो है उस एटम का क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर हम बोल सकते हैं। ठीक है, और कहा है कि 31 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, तो दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो आपको मास दे रखा है और दूसरे आपके पास दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने न्यूट्रॉन्स होंगे इस न्यूक्लियस के अंदर। ओके, सो एटॉमिक मास को हम ए से भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हमें निकालने हैं क्या, सबसे पहले कहा है कि न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन्स के लिए प्रोटॉन्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब प्रोटॉन्स वी नो कि जितने आपके इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही आपके प्रोटॉन हो जाएंगे, तो प्रोटॉन कितने आ जाएंगे आपके पास, 31। वेरी गुड। अब एक फॉर्मूला पता है हमें, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के जो आपका बीच में न्यूक्लियस है, वेरी गुड, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के आपका मास नंबर आ जाएगा, राइट। अब अगर न्यूट्रॉन्स को पहले आप नंबर डाल दीजिए, मास नंबर है 70 और आपके प्रोटॉन्स हैं 31, हमने निकालना है न्यूट्रॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स को अगर निकालना है तो 31 को आपको उस साइड लेके जाना पड़ेगा, 31 प्लस में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। आप 70 में से 31 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 39। ठीक है, सो कितने हैं न्यूट्रॉन्स आपके इस एटम में, सो यू हैव 39 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, है ना इजी। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी मुझे कुछ सेम ही दिख रहा है। तो यहाँ कहा है कि एक एटम है जिसमें 79 प्रोटॉन्स हैं, और देखो आपके पास क्या दे रखा है, मास नंबर दे रखा है 197। आपको निकालने हैं न्यूट्रॉन्स और आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो आसान है बहुत। अब मैंने बताया था z का मतलब व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ योर z, या हम बोल सकते हैं क्या, z मतलब क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर भी होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन्स को नहीं। ठीक है, सो आपके पास प्रोटॉन दे रखे हैं 79 और आपके पास मास नंबर दे रखा है 197। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, मास नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट।
अब हमारे पास मास नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, एंड हमारे पास क्या दे रखा है, वी आर ऑल्सो गिवन विद द प्रोटॉन्स, इसको प्री ले लीजिए, ठीक है। और हमने न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास नंबर में से प्रोटॉन्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। आप 197 में से 79 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 118। सो ये आ गया आपके न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालें, अब देखो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम देखो इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, है ना, हमें कहा है कि एक सिंपल आपका एटम है, ओके। सो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो जाएंगे, प्रोटॉन के, और हमें तो ऑब्वियसली प्रोटॉन्स ऑलरेडी दे रखे हैं 79, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो अगर आपके प्रोटॉन है 79 तो आपके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 79, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और एक टेबल है जो हमने फिल करना था, बट ये जो टेबल है मैंने ऑलरेडी जो है फिल कर ही दिया है। सो अब मुझे आई डोंट नो कौन सा ब्लैंक था या जो जो भी था, बट मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो अगर आपको वो फॉर्मूले एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर तो आप ये आसानी से सॉल्व कर लोगे, बट एक याद रखना है चीज़, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो जेड नहीं होता, आपके एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, जेड, ठीक है। सो क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको 2 क्वेश्चन समझा चुकी हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क देती हूँ, और इन केस कि आपको इसमें से कोई भी पार्ट समझ नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल बिंदास होके जो है कमेंट्स में डाल सकते हैं, ठीक है। सो इसको होमवर्क देती हूँ और चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।